लेट्स को बच्चों, चलो अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। देखो बच्चों, अभी तक हमने लास्ट पार्ट में ये देख लिया था कि जो मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन कैसे होते हैं, किस प्रकार उनका वर्क होता है और क्या क्या उनका फंक्शन है, या उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बारे में हमने डीपली हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में समझ चुके थे। आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो को चालू कर रहे हैं। इसमें आज हम सबसे पहले करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, यदि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं या आसान लैंग्वेज में बोलूं तो इसको कहते हैं पीरियड्स या नॉर्मल डेट्स। हर महीने लड़कियों को ये प्रॉब्लम आता है और उनको इस प्रॉब्लम से हर महीने गुजरना पड़ता है। अब ये चीज होता क्या है, क्यों होता है, इसको समझते हैं। देखो, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, यदि वो दोनों अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं या लड़की के वजाइना में गलती से स्पर्म इजैकुलेट हो गया, रिलीज हो गया, तो वो लड़की के वजाइना से क्रॉस करते हुए सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और यूट्रस से वो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब। वही लड़की की बॉडी में से ओवरी रिलीज करेगा ओवम, और वो भी आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, जहां ये स्पर्म और ये ओवम आपस में हो जाएगा फर्टिलाइज और बना बैठेगा जाइगोट। क्या बना बैठेगा? जाइगोट। यही जाइगोट जब आगे डेवलप होगा तो बनेगा फोटस, बट ये जाइगोट डेवलप होने के लिए आएगा यूट्रस में। यूट्रस का जो अंदर का लेयर होता है, जिसको कहते हैं हम बच्चों आसान लैंग्वेज में एंडोमेट्रियम, ये आपके बुक में नहीं है, ना ये आपके सिलेबस में। ये फर्दर क्लास में आप पढ़ोगे। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है यूट्रस का, वो खुद को डेवलप करता है ताकि जो बच्चा है, ताकि जो जाइगोट है, वो आराम से डेवलप कर सके। और यूट्रस को ही बच्चों मैं बता दूं तो मदर का वोम कहते हैं, मतलब बच्चादानी नॉर्मल में। ठीक है, यही बच्चा पलता है। तो अंदर का जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर होता है, उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो बच्चा डेवलप करेगा वहां। तो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ये कब हो गया, ये बच्चा जो आगे वहां आके डेवलप करेगा, फिर आगे जो भी डिलीवरी का प्रोसेस होगा, 9 महीने माँ बच्चे को कैरी करेगी, फिर बच्चा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल देख लिया। अब यही मेन्स्ट्रुअल साइकिल कहाँ था। अब एक बात करते हैं, मान लो लड़की ने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, लड़की ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट लड़की की बॉडी में से ओवम तो रिलीज हो गई ना। हर महीने उसकी बॉडी में 2 ओवरी है। कितनी ओवरी है? 2। और दोनों ओवरी एक साथ एग कभी रिलीज नहीं करती। दोनों ओवरी में से केवल एक ही एग निकलेगा। दोनों ओवरी में से कितना एग निकलेगा? एक ही। हो सके तो लेफ्ट साइड वाला निकाले, यदि लेफ्ट साइड वाला निकाला तो राइट साइड वाला निकालेगा नहीं, बट यदि राइट साइड वाला ओवम निकाला तो लेफ्ट साइड वाला नहीं निकालेगा। तो नॉर्मल बोलो तो साइमल्टेनियसली ओवरी से एक अंडा रिलीज होगा। फेलोपियन ट्यूब उसको कैच करेगा अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से और कहाँ ले आएगा? यूट्रस में। ठीक, क्या वो ओवम फर्टिलाइज हुआ है? नहीं हुआ है। यूट्रस का तो अपना एंडोमेट्रियम लेयर बना ही ना, क्योंकि यूट्रस को सपना थोड़ी आएगा कि बच्चा अंडा फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा, वो तो बनेगा ही। अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यूट्रस के कोई उस लेयर का कोई मतलब है? नहीं। तो वही यूट्रस का लेयर प्लस वो एग, दोनों म्यूकस और ब्लड के फॉर्म पे लड़की के बॉडी में से रिलीज होते हैं। इसी को हम मेन्स्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मेन्स्ट्रुअल साइकिल बच्चों बेसिकली 28 डेज का होता है, मतलब 1 महीने का लगभग होता है, जिसमें से 10 दिन तक वो यूट्रस का लेयर रेडी होता है। 14th डे में अंडा रिलीज होता है। 1 हफ्ते तक का ये प्रोसेस चलता है, फेलोपियन ट्यूब में आना वगैरह। यदि तब तक कुछ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो लड़की की बॉडी में से ब्लड और म्यूकस के फॉर्म पे ये एंडोमेट्रियम लेयर और अंडा बाहर आ जाएगा। और ये जो ब्लीडिंग जाती है लड़कियों की बॉडी में, वो 3 से लेकर 7 दिन तक रहता है। किसी किसी में 5 दिन भी जाता है, किसी किसी की में 4 दिन भी जाता है। इसी को बच्चों नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। और एक बात बता दे रही हूँ, लड़कियों में आजकल के टीनेज में 11 से लेकर 13 साल के बीच में लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का चालू हो जाता है, तो उसको अपन कहते हैं मेनो आर्च। जब तक लड़की के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू नहीं होगा तो लड़की की बॉडी में प्रेगनेंसी या बच्चा कैरी करना लड़की नहीं कर सकती। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा, लड़की आराम से बच्चा कैरी कर सकती है। और वहीं ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 45 से लेकर 55 के एज में खत्म भी हो जाता है। उसके बाद लड़की माँ बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ही लड़कियां माँ बनने की काबिलियत रखती
है। एक नॉलेज और बता दे रही हूँ, बच्चों के दिमाग में होगा कि भाई ये लड़कियों में अंडा आता कहाँ से। चलो लड़कों के केस में तो ये क्लियर है कि उन्हीं की उनके अंदर जो टेस्टिस होता है उसी में से स्पर्म बनता है, उनके ब्लड में से ही लड़कों में स्पर्म बनता है। लड़के में जो ब्लड होता है उन्हीं में से उनका स्पर्म बनता है। बट लड़कियों में जो अंडा होता है वो जब लड़की पैदा होती है, जब लड़की पैदा होती है तभी उसकी बॉडी में 1 से 2 मिलियन अंडे मौजूद होते हैं। जैसे जैसे वो 11-13 साल तक के एज में आती है तब तक उनमें से कुछ अंडे अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और रेस्ट अंडे जो बचते हैं वो मेन्स्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म पे बाहर आते हैं ताकि लड़की बच्चा कैरी कर सके। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, इतना डीप आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अ नॉलेज मैंने बताया है। इसमें से कुछ कंटेंट जो था वो 10th और 12th के लिए, इसमें का नहीं। बट आपका चीज क्लियर हो, आपकी वो कैब क्लियर हो, तो इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि आजकल का जो टीनेज जनरेशन है वो लिटरली बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है या उनको बहुत गलत इन्फॉर्मेशन रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर या सेक्स के रिलेटेड बातें करने में या इस टाइप की चीजों को बात करने में। तो जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको क्लियर कर दिया ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों गैमेटोजेनेसिस की। किसके बारे में बात करते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है उसके नाम से ही समझो। गैमेटो मतलब गैमेट, ठीक है। जेनेसिस मतलब फॉर्म होना, कोई चीज का प्रोसेस होना। मतलब जब गैमेट फॉर्म होता है, गैमेट बनने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं, सुनो। ये जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो मेल और फीमेल में 3 फेसेस में होता है, मतलब 3 स्टेज में होता है। पहला होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मियोटिक फेज। ठीक है, मैं वापस बोल रही हूँ, गैमेटोजेनेसिस बच्चों 3 फेज में होता है। पहला होता है आपका मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड होता है आपका ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मियोटिक फेज। ये फेज के मैंने आपको नाम तो बता दिए, बट मैं इनको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आपको गैमेटोजेनेसिस लिखने आ रहा है, नॉर्मल सा बोलो कि भाई गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है या वो स्टेज है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में। खत्म। कितने फेज में होता है? 3, मल्टीप्लीकेशन और ग्रोथ, मियोट, खत्म। इससे ज्यादा नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं। गैमेटोजेनेसिस जब मेल में होता है, लड़कों में होता है, तो उस प्रोसेस को स्पर्मोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने लास्ट पार्ट में भी बताया था, स्पर्म टेस्टिकल्स में बनता है। कहाँ बनता है? टेस्टिकल्स। सिंपल बोलूं तो लड़कों के एग में बनता है, लड़कों के पास जो बॉल्स होते हैं वहां बनता है स्पर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। गैमेटोजेनेसिस यदि फीमेल के केस में हो रहा है, किसके केस में हो रहा है? फीमेल, तो ओजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस। और ये जो एग है या ओवम है फीमेल में, वो रिलीज होता है उनके क्या कहते हैं? ओवरी में से। ठीक है, क्लियर? शॉर्ट पे बताऊं, स्पर्म बनेगा लड़कों में, इसलिए कहेगा स्पर्मोजेनेसिस। रिलीज होता है टेस्टिकल्स या टेस्टिस में। लड़कियों में होगा एग निकलेगा, ओजेनेसिस प्रोसेस होगा, और ये तुम्हारा होता है लड़कियों के ओवरी में। और शायद मैं तुम लोग को इसीलिए बता दे रही हूँ, अब तुम लोग बोलोगे जो स्पर्म है या जो ओवम है ये दोनों तो सेल है, इनमें गैमेट मौजूद होता है। शायद मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि ये जो स्पर्म सेल है वो कैरी करता है मेल गैमेट, जो ओवम है वो कैरी करता है फीमेल गैमेट। इसीलिए स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को हम लोग गैमेटोजेनेसिस में ही लेते हैं। समझ आया? आगे अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। अब किसकी बात करते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला, जब लड़कों का स्पर्म लड़कियों के एग के साथ फ्यूज होगा, फर्टिलाइज होगा, उसी प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो, जो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब एक बात मैं तुमको बता दे रही हूँ, देखो, लड़कों के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, मेल में जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, और लड़कियों के अंदर का जो एग होता है, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो सिंगल सेल बनाते हैं। कितना सेल बनाते हैं? सिंगल सेल, ताकि स्टेबलाइज हो, ताकि जो बच्चा बन रहा है उसमें स्टेबलाइजेशन हो सके। उसी लिए कितना सेल होगा? सिंगल सेल। इसी को आप क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। आप एक बात मैं बता रही हूँ, हम जितने भी हैं, ठीक है, हम जितने भी हैं, हम लोग डिप्लॉयड हैं।
मतलब 2n है हमारे में, 2n क्रोमोसोम का हम फॉलो करते हैं, ठीक है। बट जब लड़कों में से जो स्पर्म आता है वो n क्रोमोसोम लाता है, वही लड़कियों की बॉडी में से जब क्रोमोसोम आता है वो n आता है। जब वो आपस में फर्टिलाइज होता है तो वो 2n होता है, वो डिप्लॉयड कंडीशन करता है, और डिप्लॉयड इज द स्टेबलाइज कंडीशन फॉर अ जाइगोट, ठीक है। और 2n कंडीशन केवल एक सिंगल सेल या एक सिंगल न्यूक्लाई में ही मौजूद हो सकता है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन दो टाइप पे होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल बोल रही हो तो समझ जाओ बॉडी के अंदर होगा, एक्सटर्नल बोल रही हूँ मतलब बॉडी के बाहर होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भाई हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे में ही होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें पूरा क्लियर बता दिया था आई थिंक मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही प्रोसेस में कि किस प्रकार इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, लड़की की बॉडी में आएगा स्पर्म, वो पहुंचेगा लड़की के फेलोपियन ट्यूब में, वही उसकी बॉडी में से एग भी आएगा जो आपस में फर्टिलाइज होगा। क्या लड़की की बॉडी के बाहर हुआ फर्टिलाइजेशन? आई थिंक नहीं, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको कहोगे इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बच्चों एग्जांपल होता है फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपना अंडा रिलीज करती है पानी में, और उन्हीं अंडों के ऊपर जो हमारा स्ट्रॉन्ग मेल फ्रॉग होगा वो अपना स्पर्म रिलीज करेगा ताकि जो फर्टिलाइजेशन हो सके। अब एक बात बताओ, क्या फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हुआ है क्या? नहीं ना, बाहर हो रहा है, पानी में हो रहा है, इन्वायरमेंट में हो रहा है, सराउंडिंग हो रहा है, उसके बॉडी के अंदर तो नहीं हो रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ एग्स कम होते हैं, एक्सटर्नल में ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि भाई वहां फर्टिलाइजेशन होने के चांस भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं? कम होते हैं। और इंटरनल में भैया अंडा एक ही है, इतने सारे स्पर्म रिलीज हो रहे, एक ही को तो फर्टिलाइज करना है, चांसेस बहुत ज्यादा होती है, और वहां स्पर्म का खराब होने का कोई चांस नहीं होता। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमारा इन्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ अनस्टेबल हो गया तो स्पर्म खराब हो सकता है, इसीलिए एग ज्यादा होता है ताकि फर्टिलाइजेशन क्या हो सके? प्रॉपर हो सके, बच्चा हो ही हो इसका चांस ज्यादा हो, तभी एक्सटर्नल में अंडे ज्यादा होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल होते हैं आपके काऊ मतलब गैया, ह्यूमन बींग्स मतलब हम सब, और फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली फिश में होता है, फ्रॉग में होता है, ठीक है। और एक बात बता दे रही हूँ, फ्रॉग को एम्फीबियंस में गिनते हैं ना, फ्रॉग को एम्फीबियंस में गिनता है, आई थिंक आप क्लियर है ना। यदि आपके बुक में वर्ड दिया है एम्फीबियन तो कंफ्यूज मत हो, एम्फीबियन ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। जैसे कि आप खुद फ्रॉग को देख सकते हो कि फ्रॉग लैंड में भी रहता है और वाटर में भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स एंड टोड्स, मतलब किस प्रकार एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में या टोड्स में होता है। देखो मैंने आपको बहुत क्लियर बोला कि जो फ्रॉग हो या टोड्स हो वो अपने एग्स को ले करेंगे किसी भी ऐसी जगह या जहां जो स्ट्रीम है, मतलब पानी का जो फ्लो है वो स्लो हो, फास्ट फ्लो वाले स्ट्रीम की जगह वो अपना अंडा ले नहीं करेंगे, वो उन्हीं जगह में अपने एग्स को ले करेंगे जहां जो पानी का फ्लो है वो क्या होगा? कम होगा, स्लो होगा। फिर वहां जो फीमेल फ्रॉग होगी वो अपने हंड्रेड ऑफ एग्स को ले करेगी पानी में। ये एग्स कवर्ड नहीं होते, ये जो एग्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते किसी हार्ड शेल से। आप मुर्गी का अंडा देखे हो, मुर्गी का अंडा एक हार्ड शेल से कवर होता है व्हाइट कलर का, वैसे फ्रॉग के अंडे किसी हार्ड शेल से कवर नहीं होंगे, ये जेली जैसे सब्सटेंस से कवर्ड होते, जेली जैसा चिपचिपा जैसा, जो उसको एक टाइप से प्रोटेक्शन देता है, ठीक। आगे जैसे ही फीमेल एग अपने एग को ले करेगी उसी के जस्ट ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग मेल फ्रॉग अपने आके स्पर्म को क्या कर देगा? डिपॉजिट, ठीक है, ताकि तुरंत क्या हो जाए? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक। आगे थ्रू द एग्स आर लार्ज इन नंबर्स ओनली फ्यू ऑफ देम मैनेज टू सर्वाइव। अब इतने सारे अंडे हैं, स्पर्म भी सब में आपने किया, अब उन अंडों में सारे अंडे सरवाइव नहीं करते, मैंने बोला था ना सर्वाइवल के चांस कम होते हैं, तो उनमें से कुछ ही अंडे क्या होंगे? आगे जाके सरवाइव करेंगे और क्या बन बैठेंगे? टेडपोल, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर में वो एक्सपोज होते हैं,
वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में एक्सपोज हैं, वाटर के मूवमेंट में एक्सपोज हैं, रेनफॉल में एक्सपोज हैं, विंड और अदर एनिमल्स में एक्सपोज हैं। ठीक है, ये बात थी हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग और टोड्स की। ठीक है, एक टॉपिक और है फ्रॉग में, वो है मेटामॉर्फोसिस। तो जो अपन आगे पढ़ेंगे, पहले हम फर्टिलाइजेशन के पूरी टॉपिक को कंप्लीट करते, फिर हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बेसिकली फ्रॉग में ही होता है या मॉथ में होता है। ठीक है, सिल्क मॉथ में होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बात करते हैं तो मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आप पूछोगे कैसे? देखो, एक बात मैं तुम लोग को ना क्लियर कर देती हूँ, यदि हम इस टॉपिक पे हैं, तो जो अंडे होते हैं, जो मुर्गियां जो अंडे देती हैं, वो दो टाइप की होती हैं। एक होता है फर्टिलाइज्ड एग, एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। अब बहुत बड़ा सवाल है, अंडा वेज है या नॉन वेज है? ठीक है, अंडा वेज है या नॉन वेज है? तो बेटा यदि तुमने खाया है अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब ऐसा एग जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो अंडा होता है वेज, क्योंकि उसमें बच्चा ही नहीं, वो तो नॉर्मल अंडा है जो मुर्गियां अपने हीट पीरियड में, जैसे हम औरतों में, जो हम लड़कियां उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसी प्रकार मुर्गियों में हीट पीरियड होता है जिसमें वो अंडा निकालेगी ही निकालेगी। ठीक है, यदि आपने खाया है अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब आप अभी भी वेजिटेरियन ही है, आपने कोई नॉनवेज नहीं खाया, बट यदि बेटा गलती से तुमने खा लिया अनफर्टिलाइज्ड एग, तो बेटा उसमें तो बच्चा है, तो तुम बन गए नॉन वेज। आई थिंक मेरे को पता है कि मैंने गलत बोला, अनफर्टिलाइज्ड एग वेज होता है, फर्टिलाइज्ड एग नॉन वेज होता है। मतलब यदि स्पर्म, यदि मुर्गे ने मुर्गी के साथ अपना मेटिंग किया है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो उसकी बॉडी में अपना स्पर्म रिलीज करेगा। और यदि एक बात बता दे रही हूँ, कोई भी एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, एनिमल हमेशा अपने हीट पीरियड में ही मेटिंग करते हैं। कोई भी एनिमल हो, डॉग हो, कैट हो, मुर्गी हो या मुर्गा हो, जो लेना है ले लो, वो अपने हीट पीरियड में ही मेटिंग करते हैं। यदि मुर्गी अपने हीट पीरियड में है, उसका मालिक अपने मुर्गे से उसकी मेटिंग करा दिया, स्पर्म उसकी बॉडी में रिलीज हुआ, अंडा तो निकलेगा ही निकलेगा हीट पीरियड में, वो अंडे के साथ स्पर्म क्या हो गया? फर्टिलाइज। और जैसे ही अंडा हो गया फर्टिलाइज, और यदि उस अंडे को तुमने खा लिया, तुम बन गए नॉनवेज नंबर 1। इसीलिए बता दे रही हूँ, अंडा कभी वेज नहीं होता, अंडा कभी नॉन वेज नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पे। यदि अंडा फर्टिलाइज तो नॉन वेज, अनफर्टिलाइज मतलब वेज। क्लियर रखना, अगली बार कोई पूछे कि वेज है या नॉन वेज है, तो सीधा बोलना यदि तूने फर्टिलाइज अंडा खाया है तो तू नॉन वेजिटेरियन, और नहीं खाया है तो वेजिटेरियन। ठीक है, क्लियर कर दे रही हूँ। सुनो, हैंस अपने अंडे ले करती है। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग। देखो होता क्या है, मुर्गी जैसी अपने अंडे को ले करती है, जो उसका बच्चा होता है वो मुर्गी के पेट के अंदर ना डेवलप नहीं होता। ठीक है, मुर्गी के पेट के बाहर डेवलप होता है बच्चा। ठीक है, जो अंडा होता है ना, व्हाइट कलर का अंडा, वहां बाहर इन्वायरमेंट में आके बच्चा डेवलप करता है। ठीक है, यदि मुर्गियों के बारे में कोई पूछे तो यही बोलना कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है पर डेवलपमेंट एक्सटर्नल है। ठीक है, मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुर्गी अंडा लेकी, जाइगोट था, जाइगोट में कंटिन्यूसली क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 वीक के अंदर एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाएगा? चिक में, मतलब चूजे में। और इन दिस टाइम जैसे ही वो चिक में डेवलप होगा, मुर्गी उसको हीट देती है। ठीक है, मुर्गी बैठती है ना अपने अंडे के ऊपर, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, पता है ना तुमको? जो हीट देने वाला पीरियड होता है, जो मुर्गी अपने अंडे को हीट देती है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलती है। 3 वीक के बाद ये जो बच्चा था, जो अंडे में जो अंदर बच्चा था, वो डेवलप हो जाएगा चिक में, और वो बाहर आ जाएगा, उसको कहते हैं हैचिंग। ठीक है, इससे ज्यादा मत पढ़ना हैन को लेकर। अब बात करते हैं बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज, देखो इन सम वुमेन, देखो होता क्या है कि मोस्टली कई सारी औरतों में ना, जो उनका ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है। क्या होता है? ब्लॉक, जिसके कारण जो उनका फेलोपियन ट्यूब होता है वो अंडा कैच ही नहीं कर पाएगा। और यदि वो अंडा कैच ही नहीं कर पाएगा तो क्या वो औरत माँ बन पाएगी?
नहीं बन पाएगी। तो ऐसे केस में आज साइंस ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। तो आज साइंस क्या करता है, आज साइंस यूज करता है टेस्ट ट्यूब बेबी। किसका? टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? होता क्या है कि लड़की की बॉडी में से जो डॉक्टर होगा वो उसकी बॉडी में से एग को निकाल लेगा और लड़के के स्पर्म को ले लेगा और लैब में ही दोनों को क्या करवा देगा, फर्टिलाइज, टेस्ट ट्यूब में। इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब में दोनों अंडे को और स्पर्म को फर्टिलाइज करवा देगा। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो डायरेक्ट लड़की के यूट्रस में उस एग को क्या कर देगा, डाल देगा, ताकि वो औरत माँ बन सके। अब कई कई औरतों में ना बच्चों, उनके यदि फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है तो उनके ना मदर के वोम में दिक्कत हो जाती है, यूट्रस में, कि भैया अंडा तो आ रहा है, फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी में हो रहा है, बट वो औरत अपने बच्चे को कैरी नहीं कर सकती। ठीक है, इसीलिए तो ऐसे केस में क्या होता है कि सैरोगेसी मदर लेते हैं या सैरोगेट मदर लेते हैं। पता है ना कि मतलब जो माँ होती है, माँ का अंडा भी है, ओरिजिनल पप्पा का स्पर्म भी है, बट जो माँ है वो अपनी बॉडी में बच्चे को कैरी नहीं करेगी, वो एक दूसरी मदर हायर करेंगे और उसके वोम पे बच्चे को पालेंगे या कैरी करेंगे। तो वो था सैरोगेट मदर का। ठीक है, और ये था टेस्ट ट्यूब बेबी का। ठीक, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि वो माँ जो जिसका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है उसके में क्या करेगा, डॉक्टर ने अंडा निकाला, लड़के का स्पर्म लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों को फर्टिलाइज कर दिया और लड़की के वापस यूट्रस या मदर के वोम पे उसको डाल दिया ताकि माँ आगे बच्चे को कैरी कर सके 9 महीने तक। बट यदि माँ के यूट्रस में भी दिक्कत है, ठीक है, माँ के यूट्रस में भी दिक्कत है, तो क्या होगा कि जो उसने फर्टिलाइजेशन किया, जो उसने जाइगोट बनाया था लैब में डॉक्टर ने, वो दूसरे किसी फीमेल में मतलब सैरोगेट मदर में उसको इम्प्लांट कर देगा ताकि वो बच्चे को क्या कर सके, कैरी कर सके। एंड आफ्टर द बर्थ वो बच्चा वापस ओरिजिनल मदर एंड फादर को दे दिया जाता है। सैरोगेसी मदर में बहुत सारे मतलब वो रहते हैं, कुछ लीगल वर्क्स कराए जाते हैं और तब तक जो ओरिजिनल मदर फादर होते हैं वो सैरोगेसी मदर की बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं ताकि बच्चे को किसी प्रकार का अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब बच्चों देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, एक एम्ब्रियो बनता कैसे, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, अब एक एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिवाइड 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 डिवाइड, क्योंकि उसको अपने अंदर का सेल इंक्रीज करना है। हर इंसान का फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक क्या और सेल बनेंगे क्या, नहीं। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, सेल का डिवीजन, और ऐसे ही सेल का डिवीजन होते होते क्या डेवलप हो जाएगा, टिश्यू। टिश्यू डेवलप होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्गन। जैसे टिश्यू और ऑर्गन का डेवलप हो जाता है तो हम जाइगोट को क्या कहते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। जाइगोट में कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होगा, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन के बाद उसका टिश्यू और ऑर्गन डेवलप होगा और वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में आगे डेवलप करेगा, उसके हाथ, उसके लेग, उसके फिट, उसके आईज धीरे धीरे डेवलप करेंगे, फिर हम उस बच्चे को आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। मतलब बच्चे का हाथ पैर जब सब कुछ आ गया तो अब आप उसको क्या कहोगे, फोटस, क्या कहोगे, फोटस। और जैसे ही वो फोटस माँ के पेट से बाहर आएगा, मतलब डिलीवरी हो जाएगी, पार्चुरेशन हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, बेबी। ठीक है, ये चार चीज के बीच का डिफरेंस समझ आया। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब जाइगोट खिलाया, जब जाइगोट में कंटिन्यूसली सेल डिवीजन हुआ तो क्या कहलाया, टिश्यू ऑर्गन बनने के बाद एम्ब्रियो। अब यही एम्ब्रियो में जब हाथ पैर फीट आईज ईयर्स आ गए तो क्या कहलाया, फोटस। और यही फोटस जब माँ की डिलीवरी हो गई, बच्चा बाहर आ गया, तो क्या कहलाएगा, बेबी। क्लियर, ये चारों चीजें समझ आ गई कि किसको अपन जाइगोट बोलते हैं, किसको अपन एम्ब्रियो बोलते हैं, किसको अपन फोटस और किसको अपन बेबी बोलते हैं। समझ आया। चलो बच्चों, अब जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। जाइगोट के पास सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो के पास मल्टीपल सेल होता है। जाइगोट जस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद बनता है और एम्ब्रियो कब बनता है,
एम्ब्रियो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, मतलब पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा, उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट के पास कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होता, बट एम्ब्रियो के पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, आगे चलते बच्चों। विविपोरस, ओविपोरस, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हमेशा आता है पेपर में कि विविपोरस और ओविपोरस क्या होता है। विविपोरस सिंपल, जो बच्चे को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट का भी एक बच्चा होता है काफ। हम ह्यूमन बींग्स में भी डायरेक्ट बच्चा होता है बेबी। क्या एलिफेंट या ह्यूमन बींग अंडा देता है क्या, नहीं ना। विविपोरस जो अंडा दे, जैसे स्नेक अंडा देता है, ऑस्ट्रिच अंडा देता है, मुर्गियां अंडा देती है, जो अंडा देते हैं, जो डायरेक्ट बच्चा पैदा नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, ओवी पेरस। क्लियर। जो डायरेक्ट बच्चे को बर्थ दे, विवी पेरस। जो डायरेक्ट बच्चे को पैदा ना करके अंडा देता है, उसको ओवी पेरस। क्लियर। अब चलते हैं बच्चों मेटामॉर्फोसिस के बारे में। किसके बारे में चलते हैं, देखो मेटामॉर्फोसिस। अब एक बात इमेजिन करो, चलो 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 सब इमेजिन करते हैं। एक फ्रॉग है, उसने फर्टिलाइजेशन, मतलब एक फीमेल फ्रॉग है, अंडा दिया, मेल फ्रॉग ने स्पर्म रिलीज किया, चलो अंडे ने फर्टिलाइजेशन भी हो गई। अब एक बात बताओ, जब फर्टिलाइजेशन से बच्चा निकलेगा, ठीक है, बच्चा तो निकलेगा ना, बच्चा तो निकलेगा, तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, टेडपोल होगा। जो बच्चा होगा वो क्या होगा, टेडपोल। टेडपोल कैसा दिखता है, मछली जैसा दिखता है, ऑलमोस्ट मछली जैसा दिखता है टेडपोल। अब एक टेडपोल को देखो और एक फ्रॉग को देखो, कोई सिमिलैरिटी है, एक मछली जैसा स्विम करने वाला, एक एक जंप करने वाला, जो एम्फीबियन है, जो दोनों तरफ रहता है, लैंड में भी वाटर में भी, बट वही एक टेडपोल जो केवल पानी में रहता है। दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, नहीं है ना। बट टेडपोल किसका जनरेशन है, टेडपोल तो फ्रॉग का ही जनरेशन है। टेडपोल जो है वो फ्रॉग ही है एक टाइप से। तो यही जो चेंजेस एक होती है, मतलब एक बच्चा अपने एडल्टहुड तक, मतलब अपने आप को बड़ा बनाने तक, एडल्ट होने तक, जो कंटिन्यूसली वो अपनी बॉडी में चेंजेस लाता है, कंटिन्यूसली डेवलप करता है, उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक बच्चा पैदा तो हो गया, बट वो कंटिन्यूसली उसकी बॉडी में क्या आता रहेगा, चेंजेस, जब तक वो अपने एडल्टहुड तक ना पहुंचे, उसको आप क्या कहोगे, मेटामॉर्फोसिस। समझ आया। और मेटामॉर्फोसिस मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, केवल फ्रॉग और सिल्क वॉर्म में होता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ। ठीक है, क्योंकि इनमें जो यंग होते हैं, जो यंग जनरेशन होती है, वो एडल्ट जनरेशन से कंप्लीटली डिफर होती है। अब एक बात बता दो, सिल्क वॉर्म में जब अंडे से वो निकलता है, तो आई थिंक लार्वा ही होता है, लार्वा या कैटरपिलर। अब एक सिल्क मॉथ को देख लो जो उड़ने वाला इंसेक्ट है, और एक लार्वा को देख लो जो चलने वाला है, कितना डिफरेंस है भाई, वही बात है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, क्योंकि जो ह्यूमन बींग में बॉडी होती है वो उनके चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाती है, और एडल्टहुड तक आते आते साइज इंक्रीज होता है, चेंजेस कुछ भी नहीं होता। समझ आया, समझ आया है। आई थिंक बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।